और ये बड़ी खबर यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान से जुड़ी हुई है। शिवसेना ने यूपीए का नेतृत्व शरद पवार के हाथों में दिए जाने की वकालत की, तो उधर यूपीए गठबंधन के भीतर ही अब सियासी घमासान मच गया है। अब इस सियासी घमासान के बीच शरद पवार ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि यूपीए के अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी अपील की है कि उनके नाम को इस विवाद में बेवजह न घसीटा जाए। शरद पवार ने सामना में लिखे गए संपादकीय को शिवसेना की निजी राय करार दिया है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव बातचीत में यह जानकारी खुद शरद पवार ने दी कि यह उनकी अपनी कोई दिलचस्पी यूपीए अध्यक्ष बनने पर नहीं है। हां, उन्हें यूपीए अध्यक्ष बनाने की जो राय शिवसेना की तरफ से आई है, यह उनकी अपनी निजी राय है। कोई सलाह मशविरा और इस पर बातचीत अब तक नहीं हुई है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, एक तरफ तो खुद शरद पवार ने खंडन कर दिया कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, शिवसेना अब आरोप लगा रही है सीधे कांग्रेस पर, राहुल गांधी की क्षमता पर, यूपीए अध्यक्ष पद के नए दावेदार पर। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या इसे यह सामान्य तौर पर चलती या फिर कुछ विवादों में घिरती नजर माना जाए? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, घटनाक्रम आपको बताना चाहेंगे। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो आज विपक्ष में बैठी है, क्योंकि 3 अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टीज हैं वो एक साथ आकर महाविकास अघाड़ी का उन्होंने निर्माण किया। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है वो शरद पवार की है। जाहिर तौर पर संजय राउत इसीलिए शरद पवार का नाम बार बार उछालते हैं कि यूपीए की जो चेयरमैनशिप है वो शरद पवार को दी जाए। इसे लेकर महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, जिसने अभी तक 1 साल पूरा किया है, वो अगले 4 साल वैसे ही काम करे और उन लोग सत्ता में रहे। और वहीं पर अगर उनसे बात की जाए तो कुछ जो कांग्रेस के सूत्र है वो शिवसेना की इस भूमिका से बेहद नाराज हैं और खुलकर ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना सरकार कैसे चले इस पर ध्यान दे और कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है उस पर सलाह ना दे। और ये बात अब कांग्रेस को इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि एनसीपी को ज्यादा बढ़ावा देकर के, कांग्रेस को दूर रख करके अलग महत्व की पार्टी दिखाने की भी कोशिश हो सकती है और आगे की रणनीति बनाने की कोशिश ये शिवसेना की तरफ से। लेकिन ऐसे में जबकि बीजेपी नेता भी अब इस पर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं और उन्होंने कह दिया है, खासतौर पर शाहनवाज हुसैन ने, कि यूपीए के नेतृत्व पर उठाए गए ये सवाल बिल्कुल सही है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। शिवसेना का कहना है कि यूपीए का चेयरमैन शरद पवार को होना चाहिए और कांग्रेस कह रही है कि चेयरमैन तो सोनिया गांधी ही रहेंगी। देखिए क्या हो गया है कांग्रेस को। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से रूठे हैं, देश की जनता कांग्रेस से रूठी है। कांग्रेस के 23 नेता उस नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे। अब यूपीए में भी बगावत हो गई। ऐलान हो गया शिवसेना की तरफ से कि सोनिया जी का यूपीए का नेतृत्व शिवसेना को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी रहने को तैयार नहीं है। न देश की जनता है, न कांग्रेस के नेता हैं, न कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक के आज उनके साथ कोई भी देश का व्यक्ति रहने को तैयार नहीं है। लेकिन शिवसेना ने यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं, उससे देश के हालात सोवियत संघ जैसे हो जाएंगे, जैसे सोवियत संघ बटा था। देखिए, शिवसेना मुस्लिम लीग की भाषा बोल रही, जिन्ना की भाषा बोल रही है। ये देश न बटे, कभी बटने वाला नहीं है। एक बार बंटवारा हो गया, इस देश में कभी बंटवारे की बात हो नहीं सकती। लेकिन इस बीच एनसीपी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीए के भीतर अब नेतृत्व बदलने का कोई विचार नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि एनसीपी नेता महेश तापसे ने माना है कि मौजूदा हालात में शरद पवार यूपीए नेतृत्व का सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हम सम्मान करते हैं कि हमारे जो नेता पवार साहब के प्रति अगर कुछ राजनीतिक दल के नेता जो सत्ता में हो और सत्ता के बाहर भी हो, विपक्ष के भी हो, वो अगर अच्छी भावना रखते हैं तो उस चीज का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक यूपीए के प्रमुख पद की बात है, यूपीए के जो घटक दल हैं, यूपीए के अंदर जो लोग हैं जिनकी जिस संख्या है,
उस लोगों उस संदर्भ में या यूपीए के चेयरमैन पद को लेके वहां पे कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई एनसीपी की तरफ से प्रस्ताव यूपीए के लोगों के पास गया कि पवार साहब को चेयरमैन बनाए। तो पवार साहब ने अपनी भूमिका बड़ी स्पष्ट रूप से रखी है। ये जो चीज चल रही है, ठीक है, लोगों की भावना है, लोगों को लगता है पवार साहब कर सकते हैं, और है भी वैसी स्थिति कि आज देश में एक टॉल लीडर के हैसियत से पवार साहब खड़े हैं, और कृषि का कानून हो या ममता या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हुकुमशाही कर रही है, तो उसके खिलाफ बोलने की भूमिका ये पवार साहब बखूबी रख रहे हैं। एनसीपी नेता भी काफी हद तक शिवसेना के बयान से सहमत नजर आ रहे हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इसे 3 पहियों की गाड़ी करार दिया गया था शिवसेना की ओर से। क्या अब यह लग रहा है कि एनसीपी शिवसेना 2 पहिए एक तरफ और कांग्रेस तीसरी तरफ चलती नजर आ रही है, और ऐसी परिस्थिति अब राज्य सरकार में भी दिखाई दे रही है? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि महागठबंधन गाड़ी का जब से निर्माण हुआ है तब से ये बात सामने आ रही है कि तीनों पार्टियों में और खासकर कांग्रेस में मतभेद जरूर है। आपको बताना चाहेंगे कुछ ही दिनों पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। जो कांग्रेस के मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कहीं ना कहीं मतभेदों की बातें कबूल करते हैं, लेकिन साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि खुलकर कैमरा के सामने कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है। ये बात भी बेहद अहम है कि खुद नाराजगी के बाद कांग्रेस के नेता कबूल करते रहे, लेकिन यूपीए के नेतृत्व पर मचे इस घमासान के बाद बीजेपी ने भी अब कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले हम लोग कहते थे, अब उनके सहयोगी दल कह रहे हैं। अब तो मान जाए राहुल बाबा, माननीय मोदी और शाह की मुकाबले का कोई नेतृत्व तो नहीं है इनके पास में। मित्रों, महात्मा गांधी ने तो उस समय कहा था आजादी के आंदोलन के बाद कि अब कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, और अब तो उनके सारे सहयोगी दल कह रहे हैं। और इसलिए मैं प्रारंभ से कहता हूं कि ये कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। सोनिया जी के हटने की बात आती है स्वास्थ्य के कारण से, तो राहुल जी के हटते हैं तो सोनिया जी। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले, चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। तो विरोधी बीजेपी तो गिना ही रही है, कांग्रेस के सहयोगी महाराष्ट्र के सहयोगी दल भी अब उनके नुक्स गिनाने लगे हैं। तो ऐसे में यूपीए के नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर अब यूपीए गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी ने कांग्रेस का बचाव किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा के मुताबिक इस समय नेतृत्व के मुद्दे पर उलझने की जगह बीजेपी के खिलाफ मजबूत मुद्दे तलाशने चाहिए। शिवसेना चाहती है कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार बने, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीए के घटक दल के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए आप लोग भी तैयार हैं? देखिए, मैं थोड़ा अचंभित भी हूं कि अभी जब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मुद्दे तलाशे जाएं, मुद्दों पर व्यापक सहमति हो और व्यक्ति केंद्रित विमर्श में ना उलझा जाए, क्योंकि इस विमर्श की वजह से अगर हम इसमें अभी उलझे तो वो किसान हमें माफ नहीं करेंगे जो सरहद पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, और पूस की सर्द रातों में। हमारा सीधे तौर पे मानना है कि हम ओल्डेस्ट एलाई हैं। ये चीज़ें एडिटोरियल में तय नहीं होती हैं, मीडिया में तय नहीं होती। एक बार सरोकार के साथ सब लोग बैठेंगे, अगर इसका विस्तारीकरण भी करना है तो तमाम संदर्भ को देखते हुए फिर आपसी सहमति से ही निर्णय हुआ करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना हिस्सा नहीं है यूपीए का, वो सुझाव भले दे सकते हैं लेकिन ये यूपीए के घटक दल तय करेंगे, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही यूपीए की अध्यक्ष अभी रहेंगी, कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना, मैंने पहले भी यही भी कहा कि शिवसेना अभी हाल में आई है, अच्छा काम कर रहे हैं तीनों मिल करके महाराष्ट्र में, लेकिन यूपीए के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अब एक बार साथ में बैठे हैं, व्यापक सरोकारों पे बात हो। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना, और ये लीडरशिप के इशू, ये बेईमानी है।
मैं समझता हूं कि ये चीजें तो मिनट में सेटल हो सकती हैं ईदर वे। लेकिन इन तमाम सियासी बयानबाजों के बीच कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने अब शिवसेना को नसीहत देते हुए कहा है कि शिवसेना के नेता विचार रख सकते हैं, यूपीए अध्यक्ष तय नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही यूपीए की अध्यक्ष रहेंगी। सामना में लिखा है कि यूपीए का अध्यक्ष चेयरमैन शरद पवार को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, तो शरद पवार को बना देना चाहिए। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी, जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि शिवसेना नहीं है। शिवसेना आपको सुझाव दे सकते, लेकिन हिस्सा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में आप दोनों की सरकार है और आपके नेता राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कमी है कुछ। आपके नेताओं पे आपके सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उनका नज़रिए में फ़र्क है। वो जब मानते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं तो फिर कसर कहाँ रह सकती है। वो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, क्षमतावान हैं, सब तरीके से हैं। और हम तो चाहते हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी बहुत जल्दी से जल्दी कार्यभार संभालें। और यूपीए चेयरमैन का कार्यभार भी कोई संभाले। शरद पवार हैं योग्य यूपीए चेयरमैन के लिए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन है और वो चेयरपर्सन रहेंगी। शिवसेना की इस मांग और बयान के सब राजनीतिक दल अपने अपने तरह से मतलब निकाल रहे हैं। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक शिवसेना इस समय अहंकार में डूबी हुई है और इसीलिए अपने ही साथियों पर हमला कर रही है। उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना अहंकार, और इसके लिए अब वो अपने ही पार्टनर कांग्रेस और सोनिया गांधी पे वार कर रही है। पहले शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, अब ये उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं सोनिया गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। मजाक लगा रखी है ठाकरे सरकार ने। शिवसेना ने जैसे ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत की तो कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई। लेकिन शिवसेना की इस नसीहत पर बयानबाजी के बीच शरद पवार ने अपने नाम को विवाद में ना घसीटने की अपील की है। महाराष्ट्र में फिर घमासान। शिवसेना ने चला दांव। उद्धव ठाकरे का पवार प्ले। पवार बहाना, सोनिया निशाना। मोदी विरोध पर यूपीए में पेच। सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी बवाल से जुड़ी, जहां कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू हुई शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय से, जिसमें यूपीए का अध्यक्ष बदलने का पासा फेंका गया। जिस तरह की रणनीति विपक्ष ने अपनाई है वो मोदी और शाह के आगे बेअसर है। सोनिया गांधी का साथ देने वाले नेता अब नहीं रहे, इसलिए पवार को आगे लाना होगा। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। दरअसल शिवसेना जानती है कि उसकी सत्ता में नब्ज शरद पवार के हाथों में है और अगर यूपीए में शरद पवार मजबूत होंगे तो शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा मिल सकता है। लेकिन पवार के बहाने शिवसेना की ये चाल इतनी सीधी सादी भी नहीं है।
महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना ने मोदी विरोध के नाम पर पासा फेंका है और शरद पवार पर दांव लगाया है, लेकिन उसका निशाना सोनिया और राहुल को माना जा रहा है। शिवसेना की इस बयानबाजी से सीधा फायदा एनसीपी को ही होगा, क्योंकि उसके नेता शरद पवार की हैसियत और बढ़ सकती है। इसलिए एनसीपी भी यूपीए के कमजोर होने की बात कह रही है। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है। और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। सवाल ये है कि शिवसेना ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कंधे पर बंदूक रखकर सोनिया गांधी पर निशाना क्यों साधा? पवार इस शिवसेना और कांग्रेस की रस्साकशी का चेहरा है या मोहरा? क्या यूपीए में सोनिया का कद घटा है? क्या सोनिया की जगह लेंगे शरद पवार? क्या मोदी शाह के मुकाबले उतरेंगे पवार? शिवसेना ने क्यों लगाया पवार पर दांव? क्या पवार के बहाने सोनिया पर निशाना? लेकिन शिवसेना के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस को यूपीए अध्यक्ष बदलने की ये नसीहत बहुत चुभ गई है और उसने शिवसेना को बिन मांगी सलाह ना देने की नसीहत दे डाली। संजय राउत ने जो कहा है कि शरद पवार नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उधर महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए बेकरार बीजेपी महाआघाड़ी में चल रही इस खींचतान को रस लेकर देख रही है। शायद सामना ये सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए और इसके लिए वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, ये सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र में शुरू हुए इस सियासी घमासान के बाद सूबे की सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि शिवसेना ने जो पासा फेंका है उसका महाराष्ट्र सरकार और यूपीए पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। पीएम मोदी ने आज साल 2020 की आखिरी मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2020 में कई संकट और चुनौतियां आईं, लेकिन इसने आत्मनिर्भरता और सामर्थ्य बढ़ाने का मौका भी दिया। सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। साथियों, दिल्ली में रहने वाले अभिनव बैनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है,
मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। और इस तरह पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी अपनाने की अपील की। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को कई सौगात दी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नॉर्थ ईस्ट तो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था। आप पीछे मुड़कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, हिंसा का काम किसान विकास नहीं, और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं इस 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है।